हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। ठीक है, तो अभी हम लास्ट लेक्चर में सीख रहे थे कि हमने समेशन के डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई किए थे। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था k इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी और n इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी और k अपॉन 2 टू द पावर n प्लस k। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे थे कि जब हम k को लिख रहे थे ना तो 1 से इन्फिनिटी लिख रहे थे डायरेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ सर? 1 से इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि k जो है वो n पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ। और n जो है वो 1 से इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि n जो है वो k पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स देखी थी तो उनमें हम हमेशा क्या देख रहे थे, जो हमारे पास दो वेरिएबल या जो दो समेशन थे वो डिपेंड नहीं कर रहे थे एक दूसरे पे। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे सर? आज हम वो देखेंगे जब वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि सिग्मा नोटेशन फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अभी हमने जो लिया वो क्या थे? इंडिपेंडेंट। अब हम क्या लेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। समझ गए? तो देखो, अब सर डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि हमने मान लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो समेशन ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें बोला कि क्या बोला सर? अपना कोई दो एक्सप्रेशन अपने पास, एक तो मैंने मान लिया ti, एक मान लिया मैंने tj। ठीक है, अब मैंने कंडीशन क्या लगा दी, इन दोनों समेशन को इस तरीके से लेना है कि i और j आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ऐसा बोल दिया मैंने। ठीक है सर, इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब ये हो गया कि अगर तुम i की जगह 1 रख रहे हो, t1 रख रहे हो, तो अब tj जो होगा, देखो एक मिनट, अब जहाँ पे जो tj है, ठीक है, मैंने कब है ये? जब i इज टू 1 लिया। ठीक है, तो अब j क्या हो सकता है सर? j 1 नहीं होगा, 1 के अलावा सब कुछ होगा, 2 3 4 5 6 ऐसे ही n तक। ठीक है, मतलब कि j क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं i2 ले रहा हूँ तो अब j क्या हो सकता है? अब 1 3 5 ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से मैं यही तो देख रहा हूँ कि i की अगर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ तो j जो है वो कुछ और आएगा। अब वो कुछ और क्या आएगा? वो i पे डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपस में डिपेंडेंट हो गए। यस सर। ऐसे ही हम एक केस और ले सकते हैं डिपेंडेंट के लिए कि हमने समेशन लगाया और एक लिखा ti और एक लिखा tj। अब एक कंडीशन लगा दी मैंने कि अपना जो i होगा, जैसे i मैंने ऐसा लिख दिया कि i और ये हमने मान लिया, चलो लेस देन मान लेता हूँ, j और लेस देन इक्वल टू n। तो अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है। इसके कंडीशन का क्या मतलब हुआ सर? इसी कंडीशन का मतलब ये हुआ कि देखो, अगर यहाँ पे मैं i को फिक्स कर दे रहा हूँ एक पल के लिए कि i मैंने मान लिया क्योंकि 0 से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी चल जाएगा, चलो बराबर हटा देता हूँ, मैं बड़ा ले देता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। तो अब i जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब i क्या हो सकता है? 1 2 3 4 ऐसे हो सकता है। यस सर। अब लेकिन इसके अकॉर्डिंग j, अब अगर i 1 होगा तो j क्या होगा? इसमें लिखा है सर j जो है वो i से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब j क्या क्या हो सकता है सर? 2 3 4 अप टू n तक हो सकता है। सर n इंक्लूड करेंगे क्या? करेंगे भाई, क्योंकि इसमें लिखा है j जो है वो क्या होना चाहिए सर? लेस देन इक्वल टू n है, मतलब n के बराबर हो सकता है j। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं i की वैल्यू 2 लिख दूं तो j को क्या होना चाहिए? अब j जो है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़ा मतलब 3 4 और अप टू n तक। तो इस तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाले में, हम ये देख पा रहे हैं कि i और j आपस में डिपेंडेंट है। अगर i की मैं कुछ वैल्यू रख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही j को हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हैं। भाई समझ गए? यस सर, समझ गए। देखो अब देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। देखो, एक क्वेश्चन लिया हमने कि समेशन और यहाँ पे हमने लिख दिया कि j इजकल्स टू 1 टू n और यहाँ पे लिख दिया i इजकल्स टू 1 टू n और j क्रॉस i, मतलब कि j और i का आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करेक्ट है यहाँ तक। अब देखो, इसको ना हम ज़्यादा अच्छे से कब समझ पाएंगे? इसको हम ज़्यादा अच्छे से तब समझें कि अगर हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, कि हम पहली लाइन में वो लिखेंगे, जो ये पहली लाइन मैंने लिख दी, पहली लाइन में वो लिखेंगे जब i क्या होगा या j क्या होगा 1, और सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे? जब j क्या होगा 2, थर्ड लाइन में क्या होगा? जब j 3 होगा। इसी तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो एक पल के लिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। देखो
तो फर्स्ट लाइन में मैं क्या लिख रहा हूँ कि जब j क्या होगा अपना 1, तो देखो j अगर 1 है तो 1 क्रॉस i, ठीक है। सेकंड लाइन में क्या लिख रहा हूँ मैं, जब j क्या होगा अपना 2, मतलब 2 क्रॉस i, ठीक है सर। ऐसे ही अगर 3 क्रॉस i होगा, अब j जाना कहाँ तक है सर, j n तक जाना है, तो हम ये डैश 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 और n क्रॉस i लिख दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब i जो है, i भी तो वेरिएबल है, i अपना कहाँ से कहाँ जा रहा है सर, 1 से लेके n तक जा रहा है, तो इसको मैं इनडायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना अब, कि अब क्या करो तुम, i की जगह 1 से लेके n तक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलो, तो 1 क्रॉस 1 हो गया। अब बीच में सर प्लस लगा लूँ क्या, प्लस लगाना ही है क्योंकि समेशन ही तो कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 1 क्रॉस 2 प्लस 1 क्रॉस 3 अप टू कहाँ तक चलना है, अब देख लो i कहाँ से कहाँ है, n तक जाना है सर लास्ट, तो 1 क्रॉस n हो गया, करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ऐसे ही अब अगर तुम नीचे वाला देख रहे हो तो नीचे वाले में अपना i कहाँ से कहाँ वेरी करेगा सर, i तो फिर 1 से n ही है, बिल्कुल, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 अप टू 2 क्रॉस n तक, करेक्ट है सर। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं कहूँ 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 2, और सब में क्या है, एडिशन ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, यस सर। तो देखो अभी लास्ट वाली लाइन लिख दे रहा हूँ मैं कि n क्रॉस 1 प्लस n क्रॉस 2 डॉट 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 n क्रॉस n तक हमने लिख दिया, और इसको मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ समझने के लिए, ठीक है। ऐसे चलो मैट्रिक्स भी हटा दो, मैट्रिक्स भी नहीं लिख रहा मैं, एक अलग से इसको बस बॉक्स बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग समझ जाएं कि क्या किया मैंने। तो यहाँ तक अपना क्लियर हो गया है। अब ये क्या पूरा एक्सप्रेशन जो हमने लिखा, ये सब जो लिखा, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये सब इस छोटे से एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ये जो वैल्यू है ये पूरा ये है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है छोटे फॉर्म में, ठीक है सर। अब एक बात ध्यान दो अब आप इस एक्सप्रेशन में, कि ये जो अगर मैं इनकी बात कर लूँ डायगोनल एलिमेंट्स की, तो डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी हैं ये सब में क्या है सर, i और j बराबर है इन सब के लिए, बिल्कुल सर। तो ये क्या वाले केस हो गए जब i और j बराबर हैं, ठीक है सर। अब एक चीज़ और देखो, अगर मैं इन वालों एलिमेंट्स को ले रहा हूँ, ये वाले एलिमेंट्स ले लिए अपर ट्रायंगल वाले, ठीक है। अपर ट्रायंगल वाले में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, अपर वाले ट्रायंगल में सर हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सेकंड वाली वैल्यूज़ हैं 2 3 n, ये सब ये बड़ी वैल्यूज़ हैं पहली वाली से, मतलब 1 से सब बड़े आ रहे हैं, या इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ कि इन वाले केसेस में i जो है वो बड़ा है j से, कह सकता हूँ, क्योंकि अब ध्यान देना ये हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने j क्रॉस i लिखा है, i क्रॉस j नहीं लिखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या वैल्यू रहेगी कि i जो है वो j से बड़ा है, मतलब कि जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, मतलब 2 3 4 ये सब क्या है, ये j से बड़े आ रहे हैं। और ऐसे ही अगर नीचे वाले केस का अगर मैं कंसिडर करूँ तो क्या हो जा रहा है, तो भाई उसमें कौन बड़ा है, उसमें j बड़ा है भाई i से, समझ रहे हो, j बड़ा है क्या सर, देखो 2 जो है वो 1 से बड़ा है, 3 जो है वो भी 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, समझ गए। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जो ऊपर लिखा हुआ था, मान लिया कि ये s है, तो s को हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो जितनी भी टर्म्स इसके अंदर हैं, सम ऑफ टर्म्स जो ऊपर वाली ट्रायंगल हो गई, एक अपर ट्रायंगल मान ली, एक लोअर ट्रायंगल मान ली और एक डायगोनल मान लिया, सम ऑफ टर्म्स इन अपर ट्रायंगल प्लस लोअर ट्रायंगल और प्लस डायगोनल, समझ गए, यस सर समझ गए, कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक नहीं सर। अब देखो, अगर मुझसे कोई कल को ये कहते कि देखो अब अपना ना फंक्शन जो है वो यहाँ पे क्या है, j क्रॉस i है, ठीक है। अगर ये जो फंक्शन है ये चेंज हो जाएगा अगर मैं इसको i क्रॉस j कर दूँ, तो देखो अगर मैं क्वेश्चन अब थोड़ा सा घुमा क्या दूँ, चलो सेम ही रखता हूँ। देखो अगर आप अपने से कोई ये कहे कि सर आप फाइंड आउट करो समेशन ऑफ j इंटू आई, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी सर, 1 j i और लेस देन n, ये अब हो गया है, ठीक है। अब मुझे ये निकालना है, तो देखो इसमें क्या बोला मैंने, इसमें मैंने बोला, और आप एक बात ये भी ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे सर, देखो अभी बताता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला s,
एस क्या है बेसिकली अपने कि जो दोनों समेशन है वो इंडिपेंडेंट बिहेव करें, क्योंकि यहाँ पे 1 से n है इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे i से 1 है ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये एस है। और सिमेट्रिसिटी से मैं ये भी कह सकता हूँ भाई कि 1 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 1 तो बराबर है, 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 भी बराबर है, 1 क्रॉस n और n क्रॉस 1 भी बराबर है। तो इसका मतलब अपर ट्रायंगल वाले और लोअर ट्रायंगल वाले इस केस में तो क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। यस सर, हो गए, बिल्कुल सेम है। तो देखो, तो अगर मुझसे कोई इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या है कि j जब छोटा है i से, j छोटा है i से, ऊपर वाली ट्रायंगल की वैल्यू निकालनी है इसका मतलब। और अभी मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि क्या बताया अभी, डायगोनल वाले में क्या था केस अपना, i और j दोनों बराबर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, डायगोनल में दोनों बराबर हैं। और अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल तो सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं मान ले रहा हूँ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, S1 को, ठीक है, ये भी S1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और तो ये अपना क्या है, S1 निकालना है। तो अब S1 अगर मुझसे कोई पूछ ले तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, देखो S1 कितना है, S अपना जो है ये पूरा वैल्यू जो है S, ये किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ S1 प्लस डायगोनल वाला। डायगोनल वाले केस में क्या है कि i और j दोनों क्या हैं, बराबर हैं। जब दोनों ही बराबर हैं तो उसको एक बार लिख लेते हैं कि i = 1 to n चलना है। और क्योंकि i और j बराबर है तो इक्वेशन क्या थी अपनी, i क्रॉस j या j क्रॉस i था, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे ही बराबर हुए तो i², ठीक है। यस सर, अब मुझे S1 निकालना था, तो S1 क्या हो जाएगा सर, S माइनस i = 1 to n i² और डिवाइड बाई 2। अब सर S क्या है, S अभी मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंट जो हैं फंक्शंस दोनों, तो i = 1 to n, j = 1 to n, और जो भी अपना लिखा हुआ था वो देख लेंगे, j क्रॉस i या i क्रॉस j जो भी था, माइनस i = 1 to n i² अपॉन 2, ये अपना S1 है। S1 क्या है, ये वाला फंक्शन, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। समझ गए होगे आप कैसे निकाला मैंने। और ये कब है, जब इंडिपेंडेंट नहीं हो वेरिएबल्स, मतलब क्या हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, तो हमें ऐसे सोल्व करना होगा उनको। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर, आगे समझ में तो कोई दिक्कत नहीं आई, अच्छा है क्वेश्चन। तो वगैरह अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम कर भी लेंगे, एक सैम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल, समेशन वन से लेके i, j और n। अब जो फंक्शन अपने को लेना है ना, वो फंक्शन क्या लें वो देखना है। देखो, अगर मैं एक पल के लिए चलो आपको यही फंक्शन ही लेके दिखा दूँ तो, जो ऊपर मैंने लिया, कर सकते हैं क्या सर? करने को तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो सर वही ले लीजिए फिर। देखो, i क्रॉस j निकालना, ठीक है, ऊपर वाला ही फंक्शन ले रहा हूँ। अब सर ऊपर वाला फंक्शन निकालना है, तो ऊपर वाला फंक्शन के लिए तो अभी आपने ऊपर ही बताया हमें, वही करना होगा, बिल्कुल वही करना है। तो देखो, जस्ट ए मिनट, देखो, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पे करना क्या है। देखो, इस केस में क्या है कि हमें 1 और n दोनों बराबर कंसिडर करने हैं, मतलब कि अगर i की वैल्यू 1 होगी तो j अपना क्या हो सकता है, n तक जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि अगर, तो क्या इसमें सर ये सेम हो सकते हैं क्या, सेम इक्वल टू हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहली बात तो ये है कि हमें ये चेक करना होगा कि इक्वल टू हो सकता है कि नहीं आ सकता। तो मैं चलो आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूँ। तो अपने को ये निकालना है इसमें, अब समझे कि नहीं समझे? ये तो सर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ क्या? करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी कॉम्प्लिकेटेड तो है तो नहीं, ठीक है। देखो सर कैसे करना, देखो, अब अगर i और j बराबर भी हो गए तो मेरा मकसद क्या था, पहले मेरे को सिर्फ S1 निकालना था, लेकिन जब ये i और j बराबर कर दिए मैंने, तो मुझे इसके अंदर डायगोनल वाला पार्ट जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। पहले क्या था, पहले तो मुझे ये वाला पार्ट निकालना पड़ रहा था, अपर ट्रायंगल वाला। अब मुझे इसके अंदर, क्योंकि i और j पे मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया, i और j पे मैंने क्या लगा दिया, इक्वल टू, इसका मतलब मुझे डायगोनल जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, तो ये क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया अब अपना कि S1 में हमें डायगोनल वाला पार्ट जोड़ देना है। और डायगोनल क्या होता है, दोनों बराबर, मतलब i इंटू जे जो था उसको i इंटू आई कर दिया,
और ये फंक्शन जो है वो आई इक्वल्स टू 1 से n कर दिया हमने, ठीक है, समझ गए होगे? यस सर। तो देखो अब S1 क्या था अपना, S1 था समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n j इज इक्वल्स टू 1 to n और i क्रॉस j माइनस i इज इक्वल्स टू 1 to n i स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूँ। अब मैं इसके अंदर जोड़ क्या रहा हूँ, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n i स्क्वेयर, ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब ये 2 ऊपर जाएगा, एलसीएम लिया तो मैंने, तो अब ये देखो फंक्शन जो अपने को निकालना है इसको मैं मान लेता हूँ कि लेट k है जो हम निकाल रहे हैं, तो k की वैल्यू ये आ गई। देखो i इज इक्वल्स टू 1 to n, j इज इक्वल्स टू भी 1 to n, i क्रॉस j, और अब ये बन गया प्लस का 1 to n i स्क्वेयर अपॉन 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया एकदम टनाटन। अब देखो हमें पता है, देखो अगर हम आइडेंटिटी खोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी खोलते हैं तो क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी। ऐसे ही अगर a प्लस बी प्लस सी का अगर आइडेंटिटी खोलता हूँ मैं तो ये होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जो भी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। अब अगर यही टर्म्स अगर n हो जाएं तो फिर सर क्या होता है फॉर्मूला, वो आप लोगों को शायद ना पता हो इसलिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर टर्म्स n हो गई तो फॉर्मूला क्या होता है, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस ट्वाइस। अब ये देखो, ये अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने देखा होगा तो आप इसको कैसे लिखते हो कि एक ए बी लिखते हो और एक बी ए लिखते हो, ठीक है। ए बी मतलब एक, अगर मैं इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग चलूँ जो अपना मैट्रिक्स जो बनाया है, एक तो हो गया ए बी, अगर मैं ए की जगह 1 मान लूँ 2 की जगह b मान लूँ तो ये ए बी हो गया और नीचे वाला क्या हो गया बी ए। अब क्योंकि रियल नंबर है तो ए बी और बी ए सेम ही होता है इसलिए हम इसको ट्वाइस लिख देते हैं। तो बेसिकली जो है ये ट्वाइस इंटू ए बी जो हम लिख रहे थे कुछ नहीं था, ये था कि अपर ट्रायंगल प्लस लोअर ट्रायंगल। समझ गए नहीं समझे? समझ गए सर। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा सर, ये सर यही बन रहा है कि a1 इंटू a2 या a2 इंटू a3 ऐसे ही चलते रहेंगे, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? इसी को हमने ऐसे भी लिख दिया कि ट्वाइस इंटू समेशन 1 से लेके i j और n, और ये क्या बन गया अपना ai इंटू ए जे। समझे कि नहीं समझे? होपफुली ये अब आप समझ गए होंगे। तो यही फॉर्मूला मैं आपको बस समझाने के लिए मैंने ये लिखा है, ठीक है, और ये मैंने इसी एक्सप्रेशन को ऐसे कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, ये किसी काम का है नहीं, ठीक है। अब देखो आप इस चीज़ को, किसको देखना है, ये आई क्रॉस जे। सबसे पहली चीज़ तो क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बोला कि अगर मुझे ये निकालना था, ये निकालना था सर, राइट। देखो अगर यहाँ पे इसको निकालना है तो ये क्या है, आई क्रॉस जे ही तो है, यस सर। तो इनडायरेक्टली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर कि अगर मैं a1 की जगह 1 मान लूँ, a2 की जगह 2, फिर 3 अप टू n तक मान लिए मैंने, होल स्क्वायर लिख दिया, ये टर्म्स भी हो गई अपने पास अप टू n स्क्वायर। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये यही तो लिखा हुआ है कि अगर मैं ट्वाइस ना करके इसको ऐसे लिखूं कि 1 इंटू n प्लस n इंटू 1, यस सर, ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर लिखूं तो क्या होगा, फिर ये बन जाएगा क्या अपना कि भाई 1 इंटू 3 और 3 इंटू 1। तो बेसिकली ये तो एक तरीके से मैंने ये यही चीज़ बनी है। अगर आपको ढंग से देखें तो क्या बना है सर, ये बना है कि 2 इंटू में एक ऊपर वाला बन गया पार्ट, और हमें जो निकालना था वो क्या था, इस ऊपर वाले में ये डायगोनल वाला ऐड कर देना है। तो देखो ऊपर वाला तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ जो अपर ट्रायंगल वाला है, तो या मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ अब कि 2 इंटू अपर ट्रायंगल, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ पाओ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अपर ट्रायंगल का अगर मुझे अब सम निकालना हो, ये क्या है भाई, ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है,
तो ये तो हो गया n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यस सर। माइनस में ये क्या है सर, ये सम ऑफ स्क्वेयर्स है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है सर, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। यस सर। और ट्वाइस भी तो था अपर ट्रायंगल में, तो नीचे मैंने 2 भी लिख दिया। करेक्ट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी लिख दिया आपने। अब देखो, अब मैंने बोला था कि हमें जो निकालना था वो क्या था, हमें जो निकालना था वो था ये। ठीक है, तो सर इसका तो आपने कोई यूज़ ही नहीं किया। ये आप बस एक मेमोराइज करने के लिए याद रख लो कि अगर बाई चांस निकालना पड़े, क्योंकि इसमें तो हम 1 इंटू 2 2 इंटू 3 लगा भी लेंगे तो भी हम वही अपने को ये मेथड तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इसको ये मेथड मैंने प्रेफर नहीं किया, मैंने आपको इस मेथड से समझा दिया। ठीक है, आप कर इससे भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे i इजिकल्स टू जे वाला केस भी कंसिडर करना पड़ेगा। जब i इजिकल्स टू जे वाला केस भी कंसिडर करना है, इसका मतलब हमें डायगनल भी ऐड करना है, और डायगनल ऐड कर दो अब इसके अंदर। अब अगर जो अपने को निकालना है कि रिक्वायर्ड रिजल्ट, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कि अपर ट्रायंगल जो ऊपर लिखा हुआ है वो अपर ट्रायंगल, और अब हमें इसमें ऐड क्या कर देना है भाई, ऐड क्या करना है, इक्वल टू वाला है। क्या इसमें इक्वल टू है क्या सर, इसमें इक्वल टू नहीं है। आई और जे जो इक्वल टू वाला है वो इसमें नहीं है, तो वो कंसिडर करने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, आई इक्वल्स टू 1 to n समेशन ऑफ आई स्क्वेयर। ये टर्म और ऐड करनी पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, अब ये टर्म और ऐड करोगे तो रिजल्ट अपना क्या बन जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर। ये तो रहेगा ही, और अगर मैं ये वाला पार्ट का रिजल्ट क्या आता है, यही तो आता है कि n इंटू एन प्लस 1। तो ये अगर ओवरऑल जो रिजल्ट बन जाएगा अपना वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भाई ये। अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो समेशन का जो पूरा खेल था वो चल क्या रहा है। ठीक है, अब आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोल्व कर सकते हो, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे, टाइप। अभी हमने 2 टाइप सीखी हैं। ठीक है, अब हम सीख लेते हैं टाइप 3। ठीक है, और ये लास्ट ही टाइप रहेगी, फिर इसके बाद सीक्वेंस सीरीज अपना लगभग ख़त्म हो जाएगा, मतलब थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम 2 लेक्चर या 1 लेक्चर तो कम से कम करेंगे क्वेश्चन पे, हो सकता है कि 1.5 लेक्चर भी हो जाए। ठीक है, तो वो उसमें पूरा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज का। अब देखो टाइप 3 जो है उसमें हम क्या सीखते हैं कि हम कैंसिलेशन मेथड या टेलीस्कोपिक सीरीज सीखते हैं। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज या कैंसिलेशन मेथड। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज या कैंसिलेशन मेथड में मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर आप, इसमें हम टर्म्स को ऐसा कुछ बना देंगे कि पहले वाली टर्म और उसके नेक्स्ट वाली टर्म आपस में कुछ ना कुछ तरीके से कट रही होंगी। कैसे कट रही होंगी सर, तो ये मैं एक आसान सा क्वेश्चन लेके आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको कोई कह रहा है कि फाइंड करो समेशन, बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फाइंड r इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दे दिया किसी ने कि ठीक है ये फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे सोल्व करोगे, क्योंकि अगर आप इसमें अगर डायरेक्ट अप्लाई करोगे, जैसे आप मान लो कि भाई लेट s कर लिया मैंने, इसका जो सम आएगा वो s आएगा। तो अब अगर आप ये कह रहे हो कि r इंटू r प्लस 1 है, अब आप क्या कर रहे होगे, आप कह रहे हो कि सर मैं एक बार 1 रख देता हूँ, फिर एक बार 2 रख दे रहा हूँ, फिर ऐसे ही मैं लास्ट में n रख दे रहा हूँ। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ भाई, इससे कोई कटा या कि इसका सम निकल पाया कि किसी भी तरीके से नहीं सर। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हम क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से टर्म्स को बना देंगे कि वो कैंसिल होती चलेंगी। कैसे सर कैंसिल होंगी ये बताइए। देखो अब अपना जो s था वो था r इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। करेक्ट है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऊपर जो 1 लिखा हुआ है उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि r प्लस 1 माइनस r, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते। तो भाई वही लिखना है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, देखो अभी दिखाता हूँ क्या फ़ायदा हुआ। देखो अगर मैं अब टर्म्स को सेपरेट कर दूँ, अगर मैं अब टर्म्स को सेपरेट कर दूँ तो देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है भाई कि r प्लस 1 अपॉन r इंटू r प्लस 1। तो r प्लस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन r। ऐसे ही सेकंड वाला टर्म लूँगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा r प्लस 1। यस सर। अब देखो आगे क्या है, समेशन का साइन है,
यस सर। अब समेशन का साइन है तो समेशन रखते चलो कि आर की जगह मैंने एक बार 1 रखा तो ये बना 1 माइनस 1/2। हाँ सर सही कह रहे हो। अब आर की वैल्यू 2 भी तो रखोगे, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने 1 रखा और काम खत्म। 2 रखो, 2 रखा तो सर 1/2 माइनस 1/3, ठीक कह रहे हो। फिर 3 रखा तो 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही अगर मैं लास्ट से पहले वाली टर्म रख रहा हूँ कि n-1 रखा, ऐसे ही अब n रखा, ठीक है सर। अब देखो भाई कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। मैंने क्योंकि इसका जो नाम रखा है वो क्या रखा है, कैंसिलेशन या टेलीस्कोपिक, ठीक है। तो कैंसिल हो रहा है क्या सर? हाँ सर कैंसिल हो रहा है। देखो ये कैंसिल हो गए तो क्या सर सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी क्या भाई? इसके बाद वाली देखो 1/2 इससे कट गया, 1/3 इससे कट गया, 1/4 आगे आएगा वो इससे कट जाएगा, तो ये तो कट ही रही है लगभग सब। 1/n इससे कट गया और ये भी इससे पहले वाली से कटेगा। तो देखो भाई बच कौन कौन सी टर्म जा रही हैं, एक तो अपना पहली टर्म बच जा रही है और एक लास्ट टर्म बच जा रही है। तो 1 माइनस 1/n+1, तो यहाँ से s कितना आ गया भाई, n+1 माइनस 1/n+1, तो यहाँ से s जो है वो आ गया n/n+1। समझे कि नहीं समझे? आ गया सर समझ? तो भाई यही तो मैं कह रहा था कि कैंसिलेशन मेथड, टर्म्स कैंसिल होती जा रही हैं। समझ गए होगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। यस सर समझ गए। अब देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल ले लेंगे। हाँ थोड़ा सा टिपिकल ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा टिपिकल तो लेना पड़ेगा। देखो एग्जांपल फाइंड द, अब वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें क्योंकि हम सीक्वेंस सीरीज़ की प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे तो उसमें हम ट्राई करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी सीक्वेंस सीरीज़ के आए हैं, जितने भी, तो मतलब ट्राई करेंगे, सारे तो नहीं हो पाएंगे लेकिन मोस्टली जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो वाले, और उसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। और प्रोबेबली शायद वो लास्ट लेक्चर रहे, या लास्ट लेक्चर तो नहीं रहेगा क्योंकि एक लेक्चर में तो अप्रोक्स 9 to 10 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तो एक लेक्चर और लेना पड़ेगा हमें क्योंकि अप्रोक्स टोटल 15 के अराउंड क्वेश्चंस करेंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। देखो अब है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। n टर्म्स का सम निकालना है अपने को। सीरीज क्या दी हुई है, 1/1² + 1⁴, 1/1 + 2² + 2⁴, 1 + 3² 3⁴, इसी तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। और फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और किसका n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऑफ Sn। इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, Sn है ये, ठीक है। समझ गए हो, ये अपने को भी निकालना है। चलो ये क्वेश्चन लिया मैंने, अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हम n टर्म निकालते हैं कि n टर्म बनेगी क्या, और वहाँ से लिखते हैं कि r = 1 to n। अब देखो ऊपर वाला तो हर किसी में सेम है तो 1 लिख दिया, नीचे वाला भी पहली टर्म तो हर किसी में 1 1 1 है तो ये तो सेम ही रहेगा। फिर 1 2 3, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ये r के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो ये r² लिख दिया, ये r⁴ लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब बढ़िया एकदम। अब देखो लेकिन ऊपर अगर मैं, सॉरी क्वेश्चन गलत है, 1 तो होगा तो फिर ये कटेंगे ही नहीं कभी, 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 रहेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, ठीक। और अब जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या बनेगा अपना r, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, कैसे, r² दोनों तरफ जोड़ दो, जोड़ा तो ये 2r² हो गया, ये r² हो गया, ठीक है। अब Sn जो है वो अपना आ गया r = 1 to n। अब मैंने बोला कि मैं क्या काम करता हूँ, ये तो r ही रखूँ चलो इसको अभी के लिए, तो ये बन रहा है r² + 1² माइनस r², ठीक है सर। अब ये जो बन गया ये क्या बन गया है, देखो r ऊपर तो r ही रहा, नीचे बन गया r² + 1 + r,
और आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब इसके बाद अब सर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को अगर आपस में घटा लूँ तो क्या बनेगा सर? घटा के दिखा रहा हूँ आप लोगों को बगल में कि क्या बनेगा। देखो सर, जैसे ही घटाया मैंने तो सर 2r बच गया, लेकिन ऊपर तो सर सिर्फ r है, तो मुझे क्या करना होगा भाई? 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा, तो फिर हमारा ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन बन जाएगा। यस सर, सही कह रहे हो आप। तो वही काम करते हैं हम। Sn जो है वो क्या करा मैंने? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब आगे ऊपर भी लिख दिया 2 r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r। अब ये जो ऊपर 2r लिखा है ना भाई, इसको मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ ऐसे, जैसे मैंने अभी नीचे घटा के दिखाया आप लोगों को, तो वही मैं लिख सकता हूँ कि r इजगल्स टू 1 to n r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर प्लस 1 माइनस r। ये बन गया r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 r स्क्वायर माइनस r प्लस 1। अब इसको अगर मैं सेपरेट कर दूँ तो क्या बनेगा? तो देखो भाई क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये तो बन गया आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अगर इधर मैंने हटाया तो ये बन गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। अब मुझे सिर्फ टर्म्स को रखना है और चेक करना है कि क्या ये प्रीवियस टर्म बन रही है। तो देखो 1/2 रखा मैंने, जैसे ही 1 रख रहा हूँ तो ये 1 बन जा रहा है, ये 1 रख रहा हूँ तो ये 3 बन जा रहा है, फिर आगे 2 रख रहा हूँ मैं, 2 रख रहा हूँ तो ये क्या बन जा रहा है? 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये 1/3 बन जा रहा है। ऐसे ही ये वाला पार्ट क्या बन जा रहा है? 7 बन जा रहा है। फिर आगे देखो यहाँ पे 3 रखा तो 3 स्क्वायर और ये भी 1/7 बन गया। इसी तरीके से ये क्या बन गया? 13। ठीक है, तो अब मैं लास्ट टर्म रख लेता हूँ। जब लास्ट टर्म रखी तो n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। समझे? यस सर। अब देखो Sn सर 1/3 कैंसिल, 1/7 कैंसिल, ये कैंसिल, 1/3 भी कैंसिल और ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या अपने पास? 1/2 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब अपने को सम ही निकालना था, सम मैंने निकाल दिया यहाँ पे 1/2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो ओवरऑल जो अपना आंसर था वो क्या आ गया? ये। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? सब बढ़िया चला एकदम। अब मुझे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी थी, क्या था सर वो? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn। लिमिट भी पूछी है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ Sn। Sn क्या है अपना? 1/2। ये भी Sn ही है, बाकी इस फॉर्म में लिखूंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, इसलिए ये वाली फॉर्म ली मैंने। अब देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए भाई, जब n इनफाइनाइट होगा तो नीचे वाला जो पार्ट होगा, जब n इनफाइनाइट है तो ये वाला पार्ट किसको टेंड करेगा? इनफाइनाइट को। और 1/इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो ये अपना आंसर ही क्या आ गया? 1/2 ही आ गया भाई। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर, समझ गए। तो जो दोनों अपने को निकालने थे वो दोनों हो गए हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ मैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, कैंसिलेशन मेथड से ही रिलेटेड। उसमें हल्का सा थोड़ा हम रूट वगैरह ले आते हैं ताकि रूट का भी आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, या रूट का, हाँ रूट का ही, चलो रूट का ही देख लेते हैं। देखो अब फाइंड समेशन r इक्वल्स टू 1 to 99, ये बन गया। ठीक है, 1/r इंटू r प्लस 1 प्लस r प्लस 1 इंटू रूट r। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? अब देखो भाई, सबसे पहली चीज़ ना, इसमें तो सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनेगा। तो देखो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा इसमें, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि भाई अगर हमें रूट नीचे दिखता है तो जनरली हमारा खून खोल जाता है, और खून खोल के क्या कहता है कि भाई इसको हटाओ यहाँ से। तो वही करते हैं। देखो सबसे पहला काम हम एक काम करते हैं इसमें कि
इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ सर, क्या कॉमन दिख रहा है? देखो सर, रूट आर भी कॉमन आ जा रहा है और रूट आर प्लस वन भी कॉमन आ जा रहा है। ठीक कह रहे हो बिल्कुल एकदम। तो यहाँ क्या बचेगा? रूट आर बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ सर रूट आर प्लस वन बच जाएगा। बचेगा कि नहीं? मल्टीप्लाई करके देख लो, रूट आर इंटू रूट आर हो गया, बाकी रूट आर प्लस वन। ऐसे ही रूट आर प्लस वन आर प्लस वन हो गया, रूट आर वैसे कैसा? यस सर। अब ये हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये ऐसे नहीं आएगा, नहीं, ये प्लस नीचे है और वन एक ही बार आएगा। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब तो सर क्या रेशनलाइज हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भाई, अब रेशनलाइज, इसीलिए तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाया आप लोगों को। देखो ये हो गया रूट आर इंटू रूट आर प्लस वन, और इस वाले पार्ट को अगर मैं रेशनलाइज कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख लिया रूट आर प्लस वन प्लस रूट आर, और अब रेशनलाइज अगर मैं कर दे रहा हूँ, रेशनलाइज कर दिया, रूट आर प्लस वन माइनस रूट आर। ठीक कह रहे हो। अब समेशन आर इजकल्स टू 1 to 999 4 टाइम्स, ये हो गया अपना रूट आर प्लस वन। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो गया रूट आर प्लस वन माइनस रूट आर, और जैसे ही यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, तो ये वाला पार्ट कैंसिल होके वन आ गया नीचे। अब इसको आप सेपरेट लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं सर? रूट आर प्लस वन माइनस रूट आर अपॉन रूट आर इंटू रूट आर प्लस वन। ठीक है सर। अब देखो, ये जैसे ही हमने लिखा आर, रूट आर प्लस वन को अगर मैं सेपरेट लिख रहा हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? रूट आर, और आगे वाले पार्ट में क्या बचेगा? रूट आर प्लस वन। ठीक है। अब इसको फिर दोबारा टेलीस्कोपिक के कैंसिलेशन मेथड लगा लो, तो वन माइनस वन बाई रूट टू, फिर ऐसे ही वन बाई रूट टू माइनस वन बाई रूट थ्री, फिर वन बाई रूट थ्री माइनस वन बाई रूट फोर, ऐसे ही लास्ट टर्म आएगी। लास्ट टर्म क्या आएगी? वन बाई रूट 999 4 टाइम्स माइनस 1000। अब टर्म्स में क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास? वन, माइनस में ये क्या है? 1/100। ये कितना आ गया? 99/100। और यही अपने को निकालना था। समझ गए होगे आप? समझे कि नहीं समझे? यस सर, यहाँ तक क्लियर एकदम, डाउट नहीं है कोई भी, सब क्लियर एकदम टनाटन। अब आ जाता है अपने पास एक चीज़ और, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क। ठीक है, वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, जब वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम, चलिए मैं ही आपको बता दूं क्या, चलो मैं ही आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो। ठीक है, तो होमवर्क क्या है? होमवर्क है, इसी को हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे साथ में, और बाकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो समेशन है, इफ समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 to n टी आर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 8, देन फाइंड r इज इक्वल्स टू 1 to n 1 अपॉन टी आर। ये अपने को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? और मैं आप लोगों को आंसर भी बता दे रहा हूँ, अगर किसी का सोल्व हो जाए तो वो अपना आंसर मैच कर सके, सिर्फ इसीलिए कि आंसर इसका आएगा n इंटू n प्लस 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। समझे? इससे अपना आंसर भी मैच कर लीजिएगा। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको सोल्व कर ही रहे होंगे। ठीक है, और बाकी अब चैप्टर हब की जो थ्योरी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है अपनी सीक्वेंस सीरीज़ की। अब सिर्फ प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, चलो थैंक यू।